हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है कंपनी खाता। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला प्रश्न है, कंपनी अंशों को जारी करने से पूर्व अपने विद्यमान अंशधारियों को ही अंश क्रय का विकल्प देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अधिकार अंश। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिगोपन कमीशन किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका आंसर है अंशों के निर्गमन मूल्य पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंश पूंजी वाली कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? तो इसका आंसर है समता अंशधारी होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत मानी जाती है? तो इसका आंसर है समता अंशों का निर्गमन विधि। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिकतम कितनी होती है? तो इसका आंसर है 5%। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा निर्गमित समता अंशों पर बट्टे की अधिकतम दर कितनी होती है? तो इसका आंसर है 10% होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कंपनी में होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंश आवंटन खाता कौन सा खाता होता है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत खाता माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है अग्रिम याचना को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है तो एक कंपनी को कम से कम 10% राशि की संचयों में हस्तांतरित करना अनिवार्य होता है। इसका वर्णन किस धारा में है? तो इसका आंसर है भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 205(2)(a) में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनता द्वारा न क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अभिगोपक। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निजी कंपनी अपने अंशों को सार्वजनिक बाजार में बेचने का आग्रह नहीं कर सकती है, किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर है
भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 3 में वर्णित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? तो इसका आंसर है संचयी पूर्वाधिकार अंश। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर है अंशों से होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है? तो इसका आंसर है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंश हरण खाते का शेष चिट्ठे के किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है अंश पूंजी खाते में, यानी अंश पूंजी में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक लोक सीमित कंपनी यानी कि जिसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं, क्या निर्गमित कर सकती है? तो इसका आंसर है शोधनीय ऋण पत्र को निर्गमित कर सकती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत, जिसको बहुत लोग श्वेत भी बोलते हैं, समता अंश कब निर्गमित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्गमित किया जा सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किस राशि से किया जाता है? तो इसका आंसर है अंशों पर याचित राशि से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिगोपन कमीशन किस आधार पर देय होता है? तो इसका आंसर है अंशों के निर्गमन मूल्य पर देय होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर जो लाभ होता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है उसे पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को किस राशि से डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है अंशों पर मांगी राशि से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक स्थायी अस्तित्व होता है और जिसके पास सार्वमुद्रा होती है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर हैने द्वारा दिया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम के 6 वाक्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के अधिकारों व उद्देश्यों की व्याख्या किसने की जाती है या किसमें की जाती है? तो इसका आंसर है पार्षद सीमा नियम में की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम अभिदान राशि कितने दिनों में मिल जानी चाहिए? तो इसका आंसर है 120 दिनों में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों का हरण करने से पहले संबंधित अंशधारी को कितने दिन पूर्व में नोटिस दे देना चाहिए?
तो इसका आंसर है 14 दिन पूर्व। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों को छूट पर निर्गमित करने के लिए किसकी नियुक्ति या अनुमति लेनी होती है? तो इसका आंसर है केंद्रीय लाभ बोर्ड से। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।